Hello students, a very good evening to all. How are you all? कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हम ग्रामर रूल्स को आज फिनिश कर पाएँ. अभी तक हम 45 रूल्स देख चुके हैं, हमें 50 रूल्स कंप्लीट करने हैं. तो आज हम हमारे ग्रामर रूल्स टॉप 50 रूल्स हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि सारे रूल्स हम कंप्लीट कर पाएँ. फटाफट से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए. गुड इवनिंग रितेश, गुड इवनिंग सुधा, गुड इवनिंग खुशबू. ग्रेट. सो चलिए आज हम 46 से 50 रूल्स देखने वाले हैं, यानी 5 रूल्स और देखने वाले हैं. उसके बाद हमारे टॉप 50 रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे. एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन रूल्स के कंप्लीट होने के बाद जल्द ही हम इनका मॉक टेस्ट लेंगे ताकि सारे रूल्स आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में. अगर आपने अभी तक भी इनकी नोटबुक तैयार नहीं की है, अगर आपने इन्हें अभी तक नोट करके नहीं रखा है, तो इन्हें अच्छे से आप एक साथ नोट करके रखिएगा ताकि आपको बहुत हेल्प होने वाली है ग्रामर रूल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस में. गुड इवनिंग अभिमन्यु. तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का रूल देखते हैं. रूल नंबर 46. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि टू के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हर सेंटेंस में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है? वैसे तो आपको रितेश बोल रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा. तो वैसे तो पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, सब कुछ लिखा हुआ. सारे रूल्स आपको अच्छे से इसमें लिखे हुए मिल जाते हैं, तो पीडीएफ की इसमें ज़रूरत नहीं है वैसे तो. तो देखिए पहली चीज़ तो ये देखिए कि सभी को लगता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. नॉर्मल केसेस में हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आता है. तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं देखिए. जैसे बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, जैसे इज़एमआर हो सकता है, वज़वर हो सकता है, ठीक है. अगर उसके साथ यूज्ड टू आ रहा है तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली. मुझे जल्दी उठने की आदत है. तो ऐसे कुछ नॉर्मल केसेस में हमें यूज़ करना है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. और एक चीज़ देखिए, अगर टू के साथ हम V1 ING यूज़ कर रहे हैं, टू के साथ अगर हम V1 ING यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये तो क्या होता है, टू के साथ अगर हम V1 यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव. क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव. लेकिन अगर हम टू के साथ V1 ING यूज़ कर रहे हैं, यानी ING और लगा रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स इनके साथ हम V1 ING लगाते हैं और वो इस तरह से एक्ट करें एक नाउन की तरह, एक नाउन की तरह अगर वो शो करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड. तो ये क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा. ऑलराइट. तो सेंटेंस देखिए, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम ING यूज़ कर सकते हैं. यूज्ड टू के साथ हम V1 ING यूज़ कर सकते हैं. अकस्टम्ड टू के साथ हम V1 ING यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली, ठीक है. एडिक्टेड टू के साथ, ये तो आपने कई बार देखा होगा, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग. तो ये आपको पहचाना हुआ भी लग रहा होगा ये सेंटेंस, तो इसमें कुछ अजीब भी नहीं लग रहा होगा, ठीक है, कि टू के साथ ING आ रहा है. विद अ व्यू टू, इसके साथ भी V1 ING लगता है. शी बॉट अ बिग हाउस विद अ व्यू टू ओपनिंग अ होटल. एक होटल बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीदा.
ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, आपने देखा होगा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अगर हम ये बोलेंगे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड के साथ, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ हमें V1 ING का ही यूज़ करना है। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। मैं आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हूँ या आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। ऑलराइट, और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है देखिए, प्रोन टू, प्रोन टू के साथ भी हम V1 ING का यूज़ करते हैं। शी इज़ प्रोन टू मेकिंग स्टूपिड रिमार्क्स। ठीक है, डिवोटेड टू, सेवरल कोर्सेज आर डिवोटेड टू इम्प्रूविंग कस्टमर केयर। ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। अब इन्हें आप ध्यान कैसे रखेंगे, इनके साथ एक एक एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनके साथ हम V1 ING का यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू, मेरी लाइक्स स्विमिंग इन एडिशन टू रनिंग। मेरी को स्विमिंग के साथ साथ रनिंग का भी शौक है। ठीक है, कन्फेस्ड के साथ भी हम ING का यूज़ करते हैं। द थीफ कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड एट दैट नाइट। कन्फेस करना मतलब एक्सेप्ट करना, अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करना। तो ये सब वर्ड्स हैं, आपको इन्हें ध्यान में रखना है। लेकिन एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि नॉर्मल केस में हम हमेशा टू के साथ V1 यूज़ करेंगे। नॉर्मल केस में हमेशा जो हम यूज़ करते हैं टू के साथ, और कुछ स्पेशल केसेस जैसे कि हमने देखे कि इन्हीं वर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं V1 ING। ऑलराइट, जनरल केस में हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, यानी कि टू के साथ V1। इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1 और 2 + V1 ING कुछ स्पेशल केसेस में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आगे के जो हम रूल्स देखने वाले हैं वो रिलेटेड हैं आर्टिकल से। तो एक तरह से आपका आर्टिकल का पूरा रिवीजन होने वाला है उन रूल्स में। अभी तक आपने सेशन को शेयर और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट कर पाएँ। देखते हैं रूल नंबर 47। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके आगे आपको लगाना है A या N। तो फटाफट से मुझे बताइए। ओ, अभिमन्यु कह रहे हैं आर्टिकल्स माय फेवरेट। तो अभिमन्यु, आपको फिर तो इनके आंसर से भी पता होंगे, तो जल्दी से आंसर दीजिए। फटाफट से सभी लोग आंसर दीजिए कि A आएगा या N आएगा इन सभी में। नंबर वाइज आंसर दीजिएगा कि फर्स्ट नंबर में क्या आएगा, सेकंड नंबर में क्या आएगा। एन अम्ब्रेला। ऑलराइट, आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज़ में कि A आएगा या N आएगा। एन एम टेक, ओके। चलिए देखते हैं, पहले मैं बताती हूँ क्या आएगा। यहाँ एन अम्ब्रेला आएगा। ठीक है, अब देखिए, आपने हमेशा बचपन में पढ़ा होगा कि वावल साउंड के साथ हम लगाते हैं एन को। वावल साउंड के साथ हम एन को लगाते हैं, यानी वावल्स क्या होते हैं, A E I O U। ये आपको पता है कि A E I O U क्या होते हैं, वावल्स होते हैं। और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं, A E I O U के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, वावल्स हो गए हमारे। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो जितने भी लेटर्स A E I O U यानी वावल्स के अलावा हैं। ठीक है,
बाकी के जितने भी बी सी डी जितने भी हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा कि वावल साउंड के साथ हमें हमेशा यूज़ करते हैं एन का, ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम यूज़ करते हैं ए का। अगर आपने लेकिन सिर्फ साउंड ना देखकर सिर्फ आपने स्पेलिंग देखी है, अगर आपने साउंड ना देखकर सिर्फ स्पेलिंग देखी है, तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। जैसे अगर आपने देखा कि यहाँ पर यू आ रहा है, यू का मतलब क्या है, वावल है, तो वावल के साथ आता है एन, ठीक है, तो ये तो अम्ब्रेला, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं इसकी एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके ताकि गलत ना हों, क्योंकि अगर ए ई आई ओ यू ही देखकर आप अगर आंसर देने वाले हैं तो आपके गलत होने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, रितेश ऋषि ने भी आंसर दे दिए हैं। देखिए, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन आते हैं, अगर आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। स्वर कौन से होते हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ओ ओ, ठीक है, ये सब आपको पता है कि स्वर क्या होते हैं। तो अगर स्वर वाले वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे अगर वर्ड का साउंड आ रहा है अ से या आ से, ई से, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ हम यूज़ करेंगे एन, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अ से साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम एन यूज़ करेंगे। यानी वावल साउंड के साथ जो हम हिंदी में पढ़ते हैं स्वर, स्वर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एन। अ से अह तक होते हैं स्वर, ठीक है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे एन। और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, क से ज्ञ तक जितने भी लेटर्स आते हैं, जितने भी अक्षर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट, यानी कि हिंदी में क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एम टेक, अब अगर आपने ये रूल देखा होता, ठीक है, ये वाला रूल देखा होता, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या लगता, एम यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ तो क्या लगता है, ए लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं एम, एम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ए किस में आता है, स्वर में आता है, ठीक है, इतना आपको पता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। ये चीज़ आई समझ में। अगर आपको ये स्वर और व्यंजन वाली चीज़ अच्छे से आ गई होगी ना, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा। सेकंड नंबर का देखते हैं, वन आइड मैन, वन व आ रहा है, ठीक है, तो व किस में आता है, स्वर में आता है या व्यंजन में आता है, जाहिर सी बात है व्यंजन में आता है। तो व्यंजन में जब कोई चीज़ आती है जिसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन में आता है, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं ए। जबकि अगर हम बचपन वाला रूल देखें, जब हमें बचपन में बताया गया था कि अगर वोवल आ रहा है, ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे एन, और अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे ए। यहाँ पर ओ आ रहा है लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं ए, ठीक है, क्योंकि साउंड से मतलब होता है, हमें लेटर से मतलब नहीं होता। अब अगर आप उस तरीके से साउंड देखेंगे तो आपको फोनेटिक्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए इजी ट्रिक यही है कि आपको अगर स्वर और व्यंजन आते हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज़ में। फोर्थ वाला देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए य साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं हम, तो कौन सा साउंड आ रहा है, य आ रहा है, यानी कि व्यंजन आ रहा है। व्यंजन का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट व्यंजन, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, ए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यू देखते हैं तो यहाँ पर तो एन लग रहा है, यहाँ पर ए लग रहा है, इसलिए आपको साउंड देखना है स्वर और व्यंजन का, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि यहाँ पर एन आएगा या फिर ए आएगा। ये वाला हम अभी बाद में देखेंगे, ये चीज़ आपको बतानी है, फिफ्थ वाली, फिफ्थ में क्या आएगा। ओके रितेश, आपने बताया है कि द आएगा फिफ्थ में। इनमें आपको इन सब में सिर्फ ए और एन में से फिल करना है, यहाँ पर द वाली चीज़ नहीं आएगी अभी, ठीक है। द वाला हम अभी नेक्स्ट रूल में देखने वाले हैं।
6 में देखिए ऑनेस्ट, HONEST, इसे हम क्या बोलते हैं? कई लोग इसे अभी भी बोलते हैं कि हॉनेस्ट है। हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्ट के हिसाब से अ से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, तो हम अ के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म, य से य आ रहा है स्टार्टिंग में, य से शुरू हो रहा है वर्ड, तो हम क्या लगाएंगे? ए। अ यूनिफॉर्म, नॉट एन यूनिफॉर्म। क्या आएगा यहाँ पर? अ यूनिफॉर्म। इसे क्या बोलते हो आप? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? हावर या आवर? इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आवर। आवर। ठीक है, जैसे OUR होता है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, आवर। ठीक है, तो आवर यानी कि आ से स्टार्ट हो रहा है, आ यानी स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी वावल या स्वर से स्टार्ट होता है साउंड, तो उसके साथ हम एन लगाते हैं। जैसे आप कई बार सेंटेंस में लिखते हैं एन आवर अगो। ठीक है, उसी तरह। नेक्स्ट देखिए, इसे क्या बोलते हैं हम? यूरोपियन। यूरोपियन थोड़ा ना बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं। ठीक है, तो य से स्टार्ट हो रहा है साउंड, इसका मतलब है कि अ आएगा, यानी कि व्यंजन आ रहा है, य से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम अ लगाएंगे ना कि एन। ए लगाएंगे ना कि एन। इसका क्या होता है प्रोनाउंसिएशन? ऑनरेबल। ऑनरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्वर का साउंड अगर आता है तो हम लगाते हैं एन। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर मुझे जल्दी से दीजिए 5 नंबर का। यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा? फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार फटाफट से मुझे इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा? अ ईयर। ओके, अभिमन्यु बोल रहे हैं अ ईयर आएगा। देखिए, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है, सबसे पहले तो आप प्रोनाउंसिएशन देखिए। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? कई ज़्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं? ईयर, जो कि ये वाला होता है, EAR को हम बोलते हैं ईयर। सब लोग इसे भी ईयर बोलते हैं, जबकि इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? ईयर। य साउंड आता है, य साउंड आता है, तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? ईयर। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है ईयर, ना कि ईयर। ठीक है, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो जब भी मैंने बताया जैसे आपको कि यह साउंड आए, यानी कि क से ग तक अगर कोई साउंड आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? अ। ठीक है, उसके साथ हम यूज़ करते हैं ए। अ ईयर, अ ईयर, ना कि एन ईयर। ये चीज़ समझ में आ गई? अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी सेंटेंस में W और Y आ जाए, इन दोनों के साथ आँख बंद करके हमेशा और हमेशा ए लगा देना। हमेशा ए आता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्या है? बहुत बड़ा लॉजिक है कि Y और W कभी भी वावल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो चाहो तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए W और Y आप ध्यान में रख सकते हैं कि इनके साथ हमेशा अ आएगा। ए और एन में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा? Let me know if you have any confusion. अगर आपको स्वर और व्यंजन याद है तो ये बहुत इजी है आपके लिए, क्योंकि आप प्रोनाउंस करके आप देख सकते हैं कि ए आएगा या एन आएगा। Alright, I hope you don't have any confusion. So let's move on to the next thing. ठीक है, वही चीज़ है कि डेफिनेट आर्टिकल्स आपको पता है ए और एन है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए वावल के लिए, वावल साउंड के लिए हम यूज़ करते हैं ए, और सॉरी वावल साउंड के लिए हम यूज़ करते हैं एन, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज़ करते हैं हम ए। जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, उसकी ट्रिक भी बता दी, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, ठीक है। ए और एन का हमने देख लिया, दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, यानी कि कहाँ पर ए आएगा कहाँ पर एन आएगा, ये आपको अच्छे से पता चल गया। अब देखते हैं द कहाँ कहाँ यूज़ में आता है, द को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स के साथ करते हैं, जैसे द हिमालय, बेस, गल्फ, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ करते हैं, कैनल्स के साथ करते हैं, एयरप्लेन्स के साथ, शिप्स के साथ, प्लेन्स, रिलीजियस बुक्स के साथ करते हैं, गवर्नमेंट ब्रांचेस के साथ करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस, नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, जैसे सहारा डेजर्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार है, पियानो है, उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। रिवर्स के साथ करते हैं, जैसे द नील, ओशन के साथ करते हैं, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। सीज, थिंग्स विच आर यूनिक इन देमसेल्व्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो खुद में एक यूनिक है, ठीक है, बिल्कुल यूनिक है, उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं पहले भी, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब देखिए कुछ और चीज़ें जिनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, ये सब क्या है? न्यूज़पेपर्स हैं, तो उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ कंट्रीज़, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई कंट्री एब्रीविएशन फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे USA, UK, ये क्या है? एब्रीविएशन फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर किसी कंट्री का नाम एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा जाता है तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप UAE भी लिख सकते हैं, उसे भी आप एब्रीविएशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, ये चीज़ आपने देखी होगी। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं द बेस्ट कार, ठीक है, द बेस्ट माउस, कंप्यूटर वाले माउस की बात कर रही हूँ मैं, चूहे की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो द बेस्ट कार, द बेस्ट लैपटॉप, द बेस्ट माउस, तो इन सब के साथ यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग रविकांत। थैंक यू रविकांत बोल रहे हैं, यू आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल मैम। थैंक यू सो मच रविकांत फॉर दिस वंडरफुल कमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट थिंग देखते हैं और किसके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव के साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दो केस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है, आप इस तरह से यूज़ करते हैं कंपैरेटिव में, द फास्टर यू राइट द सूनर यू कंप्लीट। जितना जल्दी आप लिखेंगे उतना ही जल्दी आप इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो ये वाला हो गया। सेकंड केस कौन सा हो गया? ही इज़ स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, यानी ये दोनों में से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं शी इज़ पुअरर ऑफ द टू, तो ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। पुअरर अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। ओके, द फास्टर यू राइट द सूनर यू कंप्लीट। फर्स्ट केस तो ये हो गया कि द आप इस तरह से यूज़ करें, द फास्टर और द सूनर के तरीके से, और इस तरीके से भी आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है? एक मेटाफोर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी दो चीज़ों को अगर एक ही चीज़ मान लिया जाए। मेटाफोर क्या होता है कि अगर दो चीज़ों को हम एक ही चीज़ मान लें तो उसे हम मेटाफोर कहते हैं। इन केस ऑफ अ मेटाफोर वन थिंग इज ट्रीटेड एज अनदर थिंग। एक ही चीज़ को, यानी दोनों, हमारी फैमिली की वो कैटरीना कैफ है, ठीक है, क्योंकि वो कैटरीना कैफ की तरह दिखती है। तो इस तरह से हम
सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल द के साथ, यानी कि मेटाफोर के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। सुरभि इज़ द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। अगर कोई लड़की है जिसका नाम सुरभि है, वो बहुत ही अच्छा गाती है, बिल्कुल लता मंगेशकर के जैसे, तो हम बोल सकते हैं सुरभि इज़ द लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। तो ऐसे मेटाफोर्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 48। नाउ वी आर गोना सी रूल नंबर 49। अभी हमने देखा है कि आर्टिकल द का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल द का यूज़ हम कहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर फॉलोइंग नाउन्स। इन सब के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे नेम्स ऑफ सिटीज़, सिटीज़ के नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेम्स ऑफ कंट्रीज़, अब अभी तो हमने देखा था कि कंट्रीज़ के नाम के आगे हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कंट्रीज़ के नाम के आगे कंट्रीज़ के नाम एब्रीविएशन फॉर्म में हों, जैसे USA, ठीक है, अगर एब्रीविएशन फॉर्म में कंट्री का नाम है तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कंट्रीज़ के नाम पूरे पूरे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है या इंडिया लिखा हुआ है, तो उसके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ क्लियर है कंट्रीज़ वाली, कि अगर एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा हुआ है कंट्री का नाम तो आप उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एब्रीविएशन फॉर्म में कंट्री का नाम नहीं लिखा हुआ है, पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है, तो उसके साथ आप द का यूज़ नहीं करेंगे। ऑलराइट, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के आगे आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप ये नहीं बोलेंगे कि द इंग्लिश, द फ्रेंच, द स्पेनिश, लैंग्वेजेस के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सीजन्स वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेम्स ऑफ सीजन्स, सीजन्स के नाम के आगे आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेम्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के आगे भी आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इन नॉर्मल केसेस, अब देखिए इन सभी चीज़ों के साथ नॉर्मल केसेस में हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब इनके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो सेंटेंस में, यानी जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वापस उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो जब किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको उसी चीज़ के बारे में वापस से बात की जा रही है, तब हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। देखिए, इन नॉर्मल केसेस वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर दीज वर्ड्स। ठीक है, इन चीज़ों के आगे हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मल केस में। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सीज़न के आगे नहीं करते हैं, लैंग्वेजेस के साथ नहीं करते हैं, ड्रिंक्स के साथ नहीं करते हैं, मील्स जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। ठीक है, गॉड, लाइफ, मनी एट्सेट्रा। नॉर्मल केसेस में इन सब के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। However, when we use these words to particularize the information, we use the article the. जब भी इन चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तो हमें द आर्टिकल का यूज़ करना ही है। जैसे I ate an apple, मैंने एक एप्पल खाया। अब उसी एप्पल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसी एप्पल के बारे में फिर से बात की जा रही है, तो हम आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। द एप्पल वॉज जूसी एंड डेलिशियस। ठीक है, एप्पल जूसी भी था और डेलिशियस भी था, तो आप उसके साथ द का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में नॉर्मल केस में तो हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन चीज़ों के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या उसी चीज़ के बारे में वापस से कोई बात की जा रही है, तो उसके बाद आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई कि नॉर्मली हम यूज़ नहीं करेंगे इन सब चीज़ों के साथ आर्टिकल द, लेकिन उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना ही है।
इस चीज़ में भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और उसी के बारे में हम वापस से कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वापस से कोई बात कर रहे हैं, तो आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 50, ये हमारा आखिरी रूल है टॉप 50 रूल्स का। तो आपको मैंने 2 सेंटेंसेस दिए हैं, आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ये 2 सेंटेंसेस हैं, जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है। द ऑनेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड और द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, विच वन इज करेक्ट? फटाफट से मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट। आई हैव गिवन यू 2 सेंटेंसेस। क्या चेंज है इन दोनों सेंटेंस में, क्या डिफरेंस है? ऑनेस्ट पीपल आ रहा है, यहाँ पर ऑनेस्ट आ रहा है। तो बताइए कि क्या गलती है, कौन सा गलत है और कौन सा सही है। टेल मी फास्ट। फर्स्ट राइट बता रहे हैं अभिमन्यु। ओके, देखिए ये गलत है, फर्स्ट वाला गलत है अभिमन्यु, सेकंड वाला सही है। अब क्यों सही है? रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में द के आगे अगर एडजेक्टिव आता है, द के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है, तो वो पूरा का पूरा, वो एडजेक्टिव जो है वो एक पूरा का पूरा ग्रुप शो करता है। ठीक है, वो एक पूरा का पूरा ग्रुप शो करता है। यानी कि सेंटेंस क्या है? द ऑनेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड। ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया? अगर द के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वो पूरा का पूरा एक ग्रुप शो करता है। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप शो करता है, यानी कि ऑनेस्ट ही एक पूरा का पूरा ग्रुप शो कर रहा है। ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल लिखने की क्या ज़रूरत है फिर? ये तो सुपरफ्लुअस हो गया। आपको मैंने बताया था कि सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है। सेंटेंस में सुपरफ्लुअसनेस नहीं होनी चाहिए, सुपरफ्लुअस वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा वर्ड्स। अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए हैं तो वो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर वो सेंटेंस में क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी द के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो पूरा का पूरा एक ग्रुप शो करता है। तो द ऑनेस्ट का मतलब क्या है? द ऑनेस्ट का मतलब भी यही है कि ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, द ऑनेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड। तो पीपल लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो सेंटेंस कौन सा सही है हमारा? सेकंड नंबर वाला। फर्स्ट वाला सेंटेंस गलत है। ठीक है, whenever the article the is used before an adjective, जब भी एडजेक्टिव के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इट डिटरमाइंस द होल ग्रुप, यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में बताता है। अब हम बोल सकते हैं, जैसे सेंटेंस क्या था यहाँ पर? द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। तो ऑनेस्ट पूरा के पूरा ग्रुप शो कर रहा है, तो हमें पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं द पुअर। तो द पुअर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, द पुअर ही पूरा का पूरा ग्रुप शो कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं आई मेट द पुअर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं गरीब लोगों से मिला। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि द आई मेट द पुअर पीपल। आप अगर लिख देंगे आई मेट द पुअर तो द पुअर ही सही रहेगा। द पुअर लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये था हमारे 50 रूल्स, टॉप 50 रूल्स। आई होप आपने अभी तक जितने भी रूल्स पढ़े हैं, ये टॉप 50 रूल्स, आपने उन्हें अच्छे से नोट कर रखा होगा, क्योंकि ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं।
ट्रस्ट मी आपको ये लिखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं रूल्स से बनते हैं। आगे भी हम बहुत से रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम टॉप 50 रूल्स तक ही रखते हैं इसको। और भी कई सारे रूल्स हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी 50 रूल्स तक की हम आपको 50 रूल्स पढ़े हैं हमने, तो 50 रूल्स तक आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा, जिसमें हम इन्हीं के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो और आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। तो इन 50 रूल्स से रिलेटेड ही हम आपका एक टेस्ट लेंगे जल्द ही, कुछ दिनों में। तो चलिए, टॉप 50 रूल्स ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी इन्हें नोट नहीं करके रखा है तो इन्हें अच्छे से आप नोट करके रखिएगा। सारी वीडियोस आप दोबारा देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि कुछ ही दिन में आपका एक टेस्ट होगा इन 50 रूल्स से रिलेटेड। तो देखते हैं कि इसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय, टेक केयर।